नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ अपनी हिंदी की अध्यापिका। स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर भक्तन। तो आपने देखा कि ये जो हमारा चैप्टर है भक्तन, इसको हमने अपने काफी सेशंस पहले जो है स्टार्ट कर दिया था। और इसमें हमने यहाँ पर बताया कि ये चैप्टर लिखा गया है महादेवी वर्मा जी द्वारा, जिसमें उन्होंने अपनी सेविका यानी कि जो उनकी एक तरह से उनके साथ काम करती है, उनकी हेल्पिंग हैंड है, उनके घर का काम करती है, उनके लिए खाना बनाती है, उनका एक तरह से घर संभालती है, उसके जीवन के बारे में ये पूरी एक तरह से संस्मरणात्मक रेखा चित्र खींचा है। जो किस तरह से उसका अतीत कैसा था, यानी कि आज जब वो इस अवस्था में आप देखेंगे यहाँ पर जो एक भक्तन की तस्वीर जो यहाँ पर दिखाई गई है, इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से उसने एक वाइट प्लेन जो है कॉटन की सूती जो है धोती पहनी हुई है और ऊपर से गले में जो कंठी की माला जो है डाली हुई है और उसका जो फेस है, चेहरा जो है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा आयु की नहीं है, लेकिन जिस तरह का संघर्ष उसके जीवन में रहा, जिस तरह की एक तरह से संघर्ष उसने अपने जीवन में किया, तो उसके हिसाब से उसको जल्दी जो है वृद्धावस्था भी आ गई है। क्योंकि लगभग 30-29 वर्ष की आयु में उसके पति का देहांत हो चुका था। उसके बाद उसने कुछ टाइम जो है अपने परिवार को दिया और उसके बाद लगभग 40 साल की उम्र में, 35-40 साल की उम्र में वो यहाँ पर लेखिका के पास आ चुकी थी और अभी काफी टाइम हो चुका था उन्हें लेखिका के पास आए हुए। तो ये जो दृश्य है ये तब का है जब वो थोड़ा सा वृद्ध हो चुकी थी, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बताया है, उनके अतीत के बारे में बताया है कि किस तरह से एक टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा संघर्षशील, कर्मठ और बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी महिला हुआ करती थी और किस तरह से जब उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। आपने देखा कि उनके जीवन के जो 4 परिच्छेद, अलग अलग 4 परिच्छेदों को यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले उनके शादी से पहले का जो उनका मायके का जो उनका जीवन था उसको दिखाया गया है कि किस तरह से जो उनके पिता थे, उन्होंने किस तरह से मात्र 5 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया था। और क्यों किया था? क्योंकि जो उसकी विमाता थी उसने वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती थी उसको, और इस कारण जो है काफी जल्दी उनका विवाह कर दिया गया था। लेकिन जो उनका गौना हुआ था वो 9 वर्ष की आयु में हुआ था, यानी कि जब वो ससुराल गई थी तब उनकी आयु जो है मात्र 9 वर्ष की थी। और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी गृहस्थी, अपना परिवार जो है संभाला। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज हुई, देखिए अब यहाँ पर जो उनका, हमने कहा जीवन का पहला परिच्छेद था जहां पर उनकी माता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उसके बाद उनकी जो विमाता थी उन्होंने उनको काफी दुख दिए और उसके बाद उनकी 5 वर्ष की आयु में ही विवाह हो गया। और उसके बाद मतलब उनकी विमाता जो है उनसे चिढ़ती थी, उनकी विमाता उनको अच्छा नहीं मानती थी, तो इस कारण मात्र 9 वर्ष की आयु में ही उनका गौना भी कर दिया गया। तो मायके पक्ष का जो उनका परिच्छेद था जीवन का, वो भी बहुत ज्यादा दुख से भरा हुआ था, जिसकी माता का देहांत बचपन में ही हो गया हो और विमाता उसको के साथ इस तरह का व्यवहार करे तो जाहिर सी बात है कि कितना सुख उसके जीवन में होगा। अब सोचिए उन्होंने काफी अच्छे घर में उनका विवाह किया था जहां पर वो सबसे छोटी पुत्रवधू के रूप में प्रतिष्ठित हुई थी, लेकिन यहाँ पर भी उनके जीवन में ज्यादा सुख नहीं आया। और उनके जो जेठ जेठौत थे वो पूरा काम उनसे करवाते थे और ऊपर से उनकी 3 बेटियां हो गई थी, तो इस कारण भी उनको जो है कहा जाता था कि ये लीक से हटकर है। यानी कि उस टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया कि बेटियों का होना अच्छा नहीं माना जाता था। तो इस तरह से काफी ज्यादा दुख उन्हें झेलने पड़े। ये उनके जीवन का दूसरा परिच्छेद था, लेकिन उनके जीवन का तीसरा परिच्छेद उस समय स्टार्ट हुआ जब मात्र 29 वर्ष की आयु में उनके पति का देहांत हो गया। और इस तरह से फिर उन्हें एक अपने परिवार का पालन पोषण करना था और अपनी 2, क्योंकि एक बेटी का विवाह पहले ही कर दिया गया था और उसके भी पति की मृत्यु मात्र जब वो युवा अवस्था में कदम रख रही थी तभी उसके पति की भी मृत्यु हो गई थी। तो ये एक बहुत ही कठिन समय था उनके जीवन का और किस तरह से उन्होंने वहां से उनके जीवन का जो है तीसरा परिच्छेद
स्टार्ट हुआ था और उन्होंने अपने बच्चों को संभाला, परिवार को संभाला, अपनी घर गृहस्थी को संभाला। लेकिन अब जो है जेठ जेठौत को लगता था कि अब सारी संपत्ति जो है दूसरों में ना चली जाए, और उन्होंने बहुत ज्यादा प्लानिंग करके जो लड़की थी उसका विवाह जो है, जो बड़ा जेठ था उसके साले के साथ कर दिया। और इस तरह से वो काफी दुखों से भर गई और उन्होंने उनकी जमीन का बहुत सारा जो लगान था वो नहीं चुकाया, और जिस कारण उसको जमींदार से बहुत ज्यादा अपमानित होना पड़ा। बहुत ज्यादा, जो महिला जीवन भर अपने स्वाभिमान के लिए लड़ती रही और संघर्ष करती रही, हमेशा उसने खेत खलिहान घर परिवार सबका ख्याल रखा, तो ऐसी कर्मठ महिला को जब यहाँ पर इस तरह अपमान के घूंट पीने पड़े तो फिर वो बिल्कुल वहां पर नहीं रह पाई और फिर वो शहर आई और पैसे कमाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर उनके जीवन का चौथा परिच्छेद शुरू हुआ था, और लेकिन ये उनके जीवन का अंत नहीं था। यहाँ से चौथा परिच्छेद जो स्टार्ट हुआ उसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से लेखिका के साथ उनके संबंध थे, किस तरह से वो अपने आप को एक तरह से कभी भी दूसरों से कम नहीं आंकती थी, अपने आप को एक तरह से अनपढ़ कहलाना या इस तरह की चीजें उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और जैसे लेखिका कहती थी कि उन्हें आता कुछ नहीं था, लेकिन वो बार बार हेल्प करने के बहाने, ठीक है ना, कि वो मदद करना चाहती हैं, तो इसीलिए वो कुछ ना कुछ करती रहती थी उनके साथ। कभी उनके जो कलर की रंगों की प्याली थी उसको धो देती थी, कभी किताबों को पोंछ पाछ कर स्लैब में अच्छे से लगा देती थी, कभी कागज एकत्रित कर देती थी, कभी उनके लिए कॉफी बनाकर ले आती थी, काढ़ा बनाकर ले आती थी, लस्सी बनाकर ले आती थी। तो बहुत एक तरह से वो उनकी हमेशा उनके साथ रहती थी। और जब जो युद्ध का टाइम आया, जब उनकी बेटी, उनके दामाद, उनका जो पोता है उन्हें घर वापस लेने आया, तो उस टाइम भी उन्होंने जाने से मना कर दिया। जीआईसी लोहाली, जीआईसी लोहाली, आवाज आ रही है बच्चे आप लोगों को? हैंड रेज करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे। जीआईसी लोहाली, यस, गुड। क्लास 12 के बच्चे हैं आप? एक बार फिर से हैंड रेज करेंगे यदि आप क्लास 12 के बच्चे हैं। यदि आप क्लास 12 के बच्चे हैं एक बार फिर से हैंड रेज करेंगे। यस, जीआईसी लाहौली, एक बार माइक लेंगे बच्चा। जीआईसी लाहौली, माइक लेंगे बच्चा। जीआईसी लाहौली से माइक लेंगे। कोई भी एक बच्चा ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। यस, जीआईसी लाहौली, जीआईसी गरवान गांव। आप लोगों को आवाज नहीं आ रही बच्चे? जीआईसी गरवान गांव, देखिए क्लास 12 के आप बच्चे हैं। और यस, जीआईसी लोहाली का माइक ऑन हुआ। यस मैम, आवाज आ रही है। यस, वेरी गुड। तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कौन बच्चा बात कर रहा है। जो बच्चा माइक में बात करता है ना, जैसे आपके सामने जो कैमरे में बच्चे बैठे हुए हैं उनके पीछे काफी सीटें खाली हैं, तो आप वहां पर बैठ सकते हैं, क्योंकि कैमरा आप लोगों ने काफी जूम कर रखा है और बाकी के बच्चे मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो बच्चे साइड में बैठे हुए हैं वो थोड़ा पीछे होकर बैठ जाए, जिस तरह से जो फ्रंट में गर्ल्स बैठी हुई है ना, तो पीछे होकर बैठ जाए। यस, क्लास 12 के बच्चे हैं आप लोग? मैम 11th के हैं। अच्छा, सारे बच्चे 11th के हैं। यस मैम। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो अगर हम व्याकरण से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ रहे होते तो शायद आप लोग भी इसमें इंटरेस्ट ले सकते थे, लेकिन अगर आप लोग अपना काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर भक्तन। तो जैसे मैंने बताया कि अब उसके जीवन के चौथे परिच्छेद का जो है प्रारंभ हो चुका है, और जिसमें हमने काफी चीजें पढ़ ली थी। और जैसे मैंने बताया कि वो बहुत ज्यादा खुश होती थी, जो महादेवी वर्मा जी उनके हेल्प, जब उनकी वो हेल्प करती थी, तो जब उनकी कोई भी किताब छपकर आती थी तो उसको बहुत अच्छा लगता था, और ऐसा लगता था कि जैसे जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो एकदम से लाइटनिंग हो जाती है ना, बल्ब एकदम से जलता है तो चारों तरफ रोशनी हो जाती है। तो जैसे ही कोई किताब छपकर आती थी तो उनके फेस पर, उसके चेहरे पर इतनी ज्यादा
इतना ज्यादा खुशी, इतना ज्यादा तेज होता था, ऐसा लगता था कि वो बहुत ज्यादा खुश है और वो उस किताब को बार बार उलट पुलट कर देखती और इधर उधर घुमा कर देखती। ऐसा मतलब ऐसा लगता था जैसे वो अपनी सहायता के अंश ढूंढ रही है कि इस किताब को लिखने में मेरा मेरा भी जो है योगदान है। तो इस तरह से में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता, यानी कि जब वो उस किताब को पलट कर देखती है तो उस टाइम पे उसकी आंखों में जो व्यक्त आत्मघोष है वो कहता है कि उसको बिल्कुल भी निराश नहीं होना पड़ता और यह स्वाभाविक भी है, यानी कि वो काफी ज्यादा हेल्प करती है। अब देखिए वो जब लेखिका की हेल्प करती है, वो जब लिख रही होती है, रात रात भर चित्र बना रही होती है, तो उस टाइम पे जो है भक्तन उनकी पूरी हेल्प करती है रात रात भर जग कर। तो जैसे लेखिका कहती है कि किसी चित्र को पूरा करने में जब मैं बार बार कहने पर भी भोजन करने के लिए नहीं उठती थी, तो तब वो कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय देकर भूख को का कष्ट नहीं सहने देती थी, यानी कि वो कभी भी ऐसा फील नहीं होने देती थी कि मुझे भूख लग रही है या मुझे अपनी कहानी को अधूरा छोड़ना चाहिए या उसमें गैप लेना चाहिए। ठीक है ना। तो दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने के भाव से छंदबद्ध करने बैठती हूँ तो छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है, यानी कि सब जो है चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, लेकिन भक्तन जो है जगी हुई रहती है। उनके वो कहती है कि वो बिल्कुल तत्पर रहती है। जैसे वो कहती है कि यदि मैं सिरहाने पर रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वो उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछ लेती है, यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वो स्याही उठाकर ले आती है, यदि मैं कागज की ओर देखती हूँ तो वह तुरंत दूसरी फाइल टटोल लेती है। तो इस तरह से ये उसकी जो मदद है वो दिखाई देती है उस टाइम पे। तो यहाँ पर वो कहती है मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन हमेशा भक्तन भी रही थी, भक्तन ही रही थी। अब देखिए जैसे मैंने बताया कि युद्ध को देश की सीमा पर जब बढ़ते देखा तो आतंकित हो उठे सारे लोग और भक्तन के परिवार वाले भी उसको बुलाने आ गए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया, बिल्कुल उसने साफ मना कर दिया। और अब जैसे हमने यहाँ पर बताया कि जब बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई, जब परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो तब पहली बार भक्तन ने महादेवी वर्मा जी से कहा कि चलिए आप भी मेरे साथ, क्योंकि उस टाइम पे लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया था। देखिए एक समय तक तो वो बिल्कुल लड़ रहे थे, डटकर लड़ रहे थे, यानी कि कोशिश कर रहे थे कि वो सामना करेंगे, लेकिन जब युद्ध की स्थिति बन गई तो फिर उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया। तो भक्तन ने भी महादेवी वर्मा से कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ गांव चलिए। तो वो अलग अलग तरह से उनको मनाती रही कि मैं आपको इस तरह से आपकी किताबें रखने के लिए जगह बनाऊंगी, आपके सोने के लिए जगह बनाऊंगी, आपकी कलम शाही दवात का ध्यान रखूंगी। तो लेखिका ने बहाना बनाया कि मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, पैसा नहीं है कि मैं वहां जाकर रहूं, क्योंकि अगर हम कहीं किसी नई जगह पर जाते हैं तो हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। ठीक है ना। अगर हम जा रहे हैं तो पूरे साजो सामान के साथ तो नहीं जा सकते, अगर हम कुछ टाइम के लिए जा रहे हैं। तो वो कहती है कि मेरे पास वहां रहने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने ये जानबूझकर कि उसके प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए, एक तरह से कि मैं डायरेक्टली मना ना करके इस तरह का बहाना बना दूं, तो उसने फिर क्या किया, वो कहती है इसका परिणाम मुझे बहुत ही विस्मित कर देने वाला था, यानी कि आश्चर्यचकित कर दिया उसके परिणाम ने। कहती भक्तन ने कहा एक परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा हुआ रखा है। उसने 5 बीसी यानी कि 5 जो है 20 पैसा और 5 रुपए जो है गाड़ कर रखे हुए हैं, और उसी से वो सारा प्रबंध कर लेगी। और फिर कुछ जो लड़ाई अमरौती खाकर नहीं आई है, ये लड़ाई कुछ अमरौती खाकर नहीं आई है कि हमेशा चलती रहेगी, कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगी तो हम लौट जाएंगे। भक्तन की कंजूसी के प्रमाण जमा पूंजी होते होते पर्वताकार बन चुके थे, यानी कि अब जो है भक्तन की जो कंजूसी के प्राण जो थे वो जमा पूंजी होते होते बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं,
परंतु रुपए के प्रति भक्तन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। यानी कि उसको लगा कि ये पैसे बहुत हैं, लेकिन लेखिका कहती हैं कि इतने कम भक्तन का जो पैसों के प्रति अनुराग था वो यहाँ पर प्रख्यात हो चुका था, लेकिन मेरे लिए उसका प्रत्याग मेरे महत्व की सीमा तक मुझे पहुंचा देता है। भक्तन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है। अब वो कहती है कि जो हमारा रिलेशन है, भक्तन और मेरा जो रिलेशन है, उसको सेवक स्वामी का रिश्ता यानी कि एक नौकर और एक मालिक का रिश्ता कहना जो है कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी अपनी सेवक को सेवा से हटा ना सके। अब देखिए, जो नौकर और मालिक होता है उनके बीच जो रिश्ता होता है वो ऐसा नहीं होता कि कोई मालिक चाहने पर भी अपने नौकर को ना हटा सके, लेकिन यहाँ पर लेखिका के साथ बिल्कुल ऐसा रिश्ता था कि वो चाहकर भी भक्तन को अपनी सेवा से नहीं हटा सकती थी। और कोई ऐसा सेवक सुना भी नहीं गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं देखा होगा जब उसको मालिक कहे कि निकल जाओ, कल से काम पर मत आना, तो वो हंसकर उस बात को टाल दे। भक्तन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे और उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। ठीक है ना। भक्तन को सेवक कहना उतना ही कठिन है या नौकर कहना उतना ही कठिन है जितना आंगन में जो सुबह शाम सूरज आता है, शाम को अंधेरा आता है, फूल खिलते हैं, फिर मुरझा जाते हैं, फिर खिलते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। यानी कि वे इस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं। उसी प्रकार भक्तन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। अपने परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई थी, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। यानी कि जिस तरह का उसका परिवार था और जैसी परिस्थितियां उस टाइम पे बन गई थी, तो परिस्थितियों के कारण उसके स्वभाव में जो विषमताएं आई थी, जो कठिनताएं आई थी, जो एक अलग उसका स्वभाव हो गया था, बदल जो स्वभाव गया था, उसमें से भी बीच बीच में कहीं ना कहीं से स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती थी। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते थे। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहली पर बैठी रहती, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती। और जो छात्रावास जहाँ पर लेखिका रहती थी, वहां पर जो बाकी बालिकाएं रहती थी, कभी वो भक्तन से अपने लिए चाय बनवाती थी, कभी भक्तन द्वारा बनाए गए, लेखिका के लिए बनाए गए नाश्ते को टेस्ट करके बताती थी, और जैसे ही लेखिका बाहर जाती थी वो सारी की सारी वहां से डरकर भाग जाती थी और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती है। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तन अपने 2 जून के भोजन बनाकर सुबह ही आले में रख देती थी और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियमों से समझौता कर लेती थी। यानी कि भक्तन, जैसे मैंने बताया, शुरुआत से ही वो छुआछूत को मानने वाली थी, तो जो लड़कियां अंदर आ जाती थी बार बार, तो अब भक्तन जो है क्या करती थी, पहले ही चौका धुलाकर साफ कर कर अपने लिए 2 जून की रोटी, अपने लिए 2 टाइम का खाना बनाकर ऊपर चौके पर रख देती थी ताकि उसको कोई छू ना पाए, टच ना करने पाए। ठीक है ना। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर करती है। वो लेखिका कहती हैं कि जितने भी मेरे परिचित हैं उनसे भी भक्तन बहुत अच्छे से परिचित है, लेकिन भक्तन उनका सम्मान उतना करती है जितना कि मैं करती हूँ। यानी कि मेरे उसके सम्मान की मात्रा मेरे सम्मान की मात्रा पर निर्भर करती है। यानी कि जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, जितना जो मेरे लिए सम्माननीय है, भक्तन उनका सम्मान करती है। और इस संबंध में और इस सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार वेशभूषा से स्मरण करती है, तो किसी को नाम से अपभ्रंश द्वारा।
कवि और कविता के संदर्भ में उसका ज्ञान बढ़ा है पर आदर भाव नहीं। वो जो अभी तक लेखिका के संपर्क में रहते रहते कवियों के बारे में और कविता के बारे में उसका ज्ञान थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन वो रिस्पेक्ट वो उस चीज को नहीं दे पाई है अभी तक। किसी के लंबे बाल अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, काहू कवित्व लिखे जानत, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती। तब वो कुछो करही धरही ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरही। जब किसी कवि के वो खुले बाल और बिल्कुल इस तरह की वेशभूषा देखती अस्त व्यस्त, तो कहती कि क्या वो लिखना पढ़ना जानते भी हैं या फिर सिर्फ कुछ करते धरते नहीं है, बस गली गली में गाते बजाते फिरते हैं। इस तरह से वो कह देती थी। पर सबका दुख उसे प्रभावित करता था, लेकिन दुख उसका सबका जो दुख था वो जरूर उसे प्रभावित करता था। विद्यार्थी वर्ग में जब कारागार का अतिथि हो जाता, उस समाचार को व्यथित भक्तन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा तोन रहा, अब परलय हो जाए उनका माई का बड़े लाट तक लड़े का चाही, कहकर दिन भर सबको परेशान करती रहती। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्तन की सहानुभूति एक रस मिलती। यानी कि जो भी, क्योंकि वो स्वतंत्रता संग्राम उस टाइम पर चल रहा था और कोई भी जो व्यक्ति था, कोई भी बच्चा जो था, लड़का जो था, यदि किसी कारणवश जो है जेल चला जाता क्रांति के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो वो दिन भर जो है परेशान रहती और लोगों से उसके बारे में बात करती रहती। और बापू से लेकर बाकी सबके प्रति भक्तन की जो सहानुभूति थी वो बिल्कुल एक जैसी थी। भक्तन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। उसके संस्कार ऐसे हैं, यानी कि उसने जीवन में इस तरह की चीजें सीखी हैं। वो जेल से ऐसे डरती है जैसे यमराज से। उसको लगता है कि जो एक बार जेल चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ऊंची दीवार को देखते ही वह आंखें मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है, और उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावनाएं बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। तो लेखिका कहती है कि वो जेल से इतना ज्यादा डरती है कि जैसे यमलोक से लोग डरते हैं, यानी कि मृत्यु से डरते हैं, स्वर्ग जाने से डरते हैं। तो वो जब जेल की ऊंची ऊंची दीवारें देखती है तो वो बस देखकर, अगर वो एक बार देख ले तो वो आंख मूंद कर फिर बेहोश हो जाए। तो उसकी ये जो कमजोरी है, यानी कि जब वो डर जाती है, अंदर से बहुत ज्यादा डर जाती है, जब वो सुनती है कि वो जेल चला गया, वो क्रांतिकारी जेल चला गया या उसको जेल हो गई, अंग्रेजों ने उसको जेल में डाल दिया, तो उसकी ये कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी थी लोगों में कि जो लोग थे भक्तन के, जो महादेवी वर्मा जी के जो साथी थे, वो उन्हें चिढ़ाते रहते थे कि मतलब लेखिका के जेल जाने की संभावना, कि आपकी जो मालकिन है वो इतना लिखती है, ऐसा ऐसा लिखती है कि अब वो जेल भी जा सकती हैं। ये कहकर लोग उन्हें चिढ़ाते रहते थे। पर वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा कि वह डरती नहीं है, यह कहना असत्य होगा। पर डर से भी अधिक मेरे महत्व का साथ ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती कि वह अपनी क्या धोती साबुन से साफ कर ले, जिसमें वह उसके लिए लज्जित ना होना पड़े। यानी कि वो उसको डर तो नहीं लगता था, मतलब उसको डर नहीं लगता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना सीना मजबूत करके चुपके से पूछ लेती थी कि कौन सी धोती धो लूं, कौन सी धोती मुझे भी आपके साथ जाने पर पहननी पड़ेगी जिससे आपकी बेइज्जती ना हो। ठीक है ना, क्योंकि वो आज तक साफ धोती पहनना नहीं सीखी थी। ठीक है, क्या क्या सामान बांध ले, अगर जेल जाना पड़ भी जाए तो क्या क्या सामान बांधना पड़ेगा, ठीक है, जिससे मुझे वहां किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके, कि जेल में भी जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। अब लेखिका ने बताया भक्तन को कि जो जेल की यात्रा होती है, जेल में किसी को किसी के साथ नहीं जाने दिया जाता। जेल तो जिसको होती है उसको जेल अकेले जाना पड़ता है। अब देखिए, भक्तन को ये लगता था कि गलती से कभी जेल जाना भी पड़ जाए तो मैं भी अगर उनके साथ जाऊं तो साफ सुथरी कम से कम धोती पहन के जाऊं, जिससे उनकी बेइज्जती ना हो, कुछ ऐसा जरूरी सामान बांध लूं जिससे जेल में उनको दिक्कत ना हो। तो जब महादेवी वर्मा ने उन्हें समझाया कि यात्रा में ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं होता, अगर जेल यात्रा करनी है, जेल जाना है, तो
वहां पर किसी को भी दूसरों के साथ नहीं जाना होता। और यह आश्वासन भक्तन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता था। और ये बात भक्तन, इस बात से भक्तन को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या कह रही है, क्योंकि उनका मन था कि जहां महादेवी वर्मा जाएंगी, जहां उनकी मालकिन जाएंगी, जहां वो रहेंगी, जिस परिस्थिति में वो रहेंगी, वो भी उसी सिचुएशन में रहेंगी। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती थी जितने अपने साथ न जाने की संभावना से अपमानित थी। यानी कि वो बाद में कि नहीं जा रही हूं भाई, मैं जेल नहीं जा रही हूँ, कि जब वो कहती थी कि ये मैं नहीं जा रही हूँ जेल, वो इस बात से इतनी खुश नहीं होती थी जितनी इस बात से दुखी होती थी कि अगर आप तुम जेल जाओगी तो मुझे नहीं लेकर जाया जाएगा। ठीक है ना। ऐसा भला ऐसा अंधेर कैसे हो सकता है जहां मालकिन वहां नौकर, मालिक को लेकर जा बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं है। यानी कि मालिक को जेल में बंद करने में इतना अन्याय नहीं जितना नौकर को घर पे अकेला छोड़ देने में है। यानी कि सोचिए कि वो इतनी इस बात से इतना खुश नहीं कि मालकिन जेल नहीं जा रही है, इस बात से दुखी है कि अगर वो जेल जाएंगी तो मुझे नहीं लेकर जाएंगे। तो ऐसा अन्याय कि जो है मालिक और नौकर जो है जेल में बंद कर देने पर इतना अन्याय नहीं जितना कि नौकर को मुक्त छोड़ देने पर है। पहाड़ के बराबर अन्याय है। और ऐसा अन्याय होना भक्तन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। और अगर ऐसा अन्याय होगा तो भक्तन बड़े बड़े लाट साहबों से लड़ जाएगी। यानी कि वो अपनी मालकिन को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ेगी। अगर ऐसा अन्याय हुआ कि इनकी मालकिन केवल अकेले जेल गई तो वो बड़े बड़े लाट साहबों से लड़ जाएगी। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तन को तो बिना लड़े काम नहीं चल सकता। यानी कि जैसे वो कहती थी ना कि जो कोई लड़का अगर जेल चला जाता था तो वो कहती थी कि तुम्हारी माँ को जो है जाकर लाट साहबों से लड़ना चाहिए, अंग्रेजों से लड़ना चाहिए। तो उसने कहा नहीं, अगर किसी की माँ को फर्क नहीं पड़ा, वो नहीं लड़ी अपने बेटे के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं लड़ूंगी अपनी मालकिन के लिए, मैं बड़े बड़े लाट साहबों से लड़ जाऊंगी। ऐसी विषम पद्धतियों की कल्पना में भी दुर्लभ है। ऐसी विषम पद्धतियां कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्रायः न भक्तन को रुकने का अधिकार होगा न मुझे रोकने का। तब चीर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी। अब देखिए लेखिका कहती है कि वो इतनी वृद्ध हो चुकी है तो कभी भी, क्योंकि ये जीवन का सत्य है कि जो आया है उसको जाना है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। तो वो कहती है कि मैं, जब वो इतना ज्यादा मुझसे लगाव रखती है कि ऐसी विषम पद्धतियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। कौन सी? कि जो बताती है कि जिस तरह से मैं लड़ जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। तो लेखिका सोचती है कि जब ऐसा बुलावा आएगा, जब भगवान का बुलावा आएगा, जब ऐसा बुलावा आएगा जिसमें ना तो धोती साफ रखने का अवकाश होगा, कि धोती साफ रखने की जरूरत भी नहीं होगी, सामान बांधने की भी जरूरत नहीं होगी, भक्तन को रुकने का अधिकार ना होगा। यानी कि अब यहाँ पर रुकने का कोई अधिकार नहीं और ना ही लेखिका को उसको रोकने का अधिकार होगा। और तब चीर विदा, चीर यानी कि हमेशा के लिए जो विदा ले रहे हैं, उसके अंतिम क्षणों में ये देहातन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। भक्तन की कहानी अधूरी है पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। लेखिका कहती है कि भक्तन की कहानी अभी अधूरी है, यानी कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि उसके जीवन की इति नहीं हुई है, अभी एंड नहीं हुआ है और मैं उसे खोकर इसका अंत करना भी नहीं चाहती। यानी कि जितना लगाव जो है लेखिका भक्तन को अपनी मालकिन से है, जितना लगाव लक्ष्मण को महादेवी वर्मा से है, उतना ही लगाव अब महादेवी वर्मा जी को भक्तन से भी हो चुका है। तो वो कहती है कि मैं उसके जाने की कल्पना करके अपनी इस कहानी को अंत नहीं करना चाहती, मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो इस तरह से उन्होंने एक बहुत ही सुंदर चैप्टर यहाँ पर लिखा। और जैसे मैंने कहा कि ये पाठ परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और लगभग हमने 5 से 6 सेशंस पूरे के पूरे इस पाठ को दिए हैं
और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ पूरी तरह से समझ में आया होगा। और अभी इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर पेश है, और साथ ही जैसे मैंने कहा कि इस पाठ का आपका पठित गद्यांश भी एग्जाम में आता है, तो आप उससे रिलेटेड प्रश्नों को भी सॉल्व करने का प्रयास करें, जिनको हम नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।